गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी बच्चा जब भी मुझे सुन रहा है, आज हम एक वीडियो लेके आए हैं सीएमए इंटरमीडिएट के लिए। सीएमए इंस्टीट्यूट ने एक नया पैटर्न जारी किया बच्चा, वो आप लोगों को पता ही है। अब जो आपके पेपर जो होंगे वो ऑनलाइन पैटर्न पे चलेंगे और ये जो पेपर में पेपर का पैटर्न क्या होगा वो आपको बताऊंगा यहाँ पर, किस तरह से क्या क्या चेंजेज आए हैं, कितने चेंजेज आए हैं, वो हम सब बात करेंगे यहाँ पर। आइए स्टार्ट करते हैं इस छोटे से वीडियो को, जिसमें मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ कि पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरह से हमें तैयारी करनी है। दूसरी चीज़, अब जो आपका पेपर वो किस तरह से आएगा और आपको कौन सी चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करना है, कौन सी चीज़ों पे फोकस आप कम करोगे तो भी चलेगा। और सबसे बेहतरीन चीज़, ये जो इंस्टीट्यूट ने मतलब सीएमए ने जो मॉक टेस्ट पेपर दिया इस बार का, उस मॉक टेस्ट पेपर का क्या सोल्यूशन है। आप लोगों को पता है बच्चों, जिन बच्चों ने पढ़ा है आपको पता होगा उसमें बहुत सारे एरर भी है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जो आउट ऑफ सिलेबस भी हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जिसमें कुछ इन्होंने एरर कर रखी हैं। तो उन सारी बातों को हम करेंगे इस छोटे से वीडियो के अंदर। इस वीडियो को मैं बहुत शॉर्ट में बनाऊंगा ताकि आपका ज़्यादा समय खराब ना हो, ठीक है। तो आइए बिना समय खराब किए हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सीए पवन है और हम पढ़ते हैं सीएमए इंटर का एक छोटा सा वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पेपर नंबर 7 में क्या क्या चेंजेज हुए हैं और किस तरह से आपको पढ़ना है। आइए दोस्तों स्टार्ट करें। तो सबसे पहले पेपर नंबर 7 जो आपका है डायरेक्ट टैक्सेशन का 100 मार्क्स का पेपर है बच्चों, ये तो पता ही है आप लोगों को। इसमें अब 4 सेक्शन बना दिए गए हैं बच्चों। ऑनलाइन जो पेपर आपका होगा, बहुत सारा कंफ्यूजन था, सर ऑनलाइन पेपर कैसे होगा, हमें लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव होगा या नहीं होगा। अब इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है ऑनलाइन पेपर किस तरह से हम लेंगे। तो उन्होंने 4 सेक्शन बनाए हैं। सबसे पहला सेक्शन जो आपका एमसीक्यू का रहेगा, ठीक है बच्चों, एमसीक्यू का सेक्शन रहेगा। उसमें आपके 20 एमसीक्यू आएंगे, 1 नंबर का एक एमसीक्यू रहेगा, तो कितना होगा 20 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा। जो सेकंड सेक्शन है इसका, सेक्शन नंबर बी, ये क्या रहेगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वन लाइन क्वेश्चंस, मतलब एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप रहेगा। ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट भी आ सकता है, वन लाइन क्वेश्चन भी आ सकता है। तो एक मिक्सचर बना रखा है इन्होंने, जो पहले भी आता था इस बार भी आ रहा है, बस आपको उस पर खुद टाइप करना पड़ेगा। सर हाँ बिल्कुल, आपको कंप्यूटर मिलेगा और वहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा। और ये भी 20 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, सॉरी 20 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स ईच, तो ये 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद में सेक्शन सी है जो आपका मेन सेक्शन है, 40 मार्क्स का, जिसपे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन आएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको पहले से दिया जाएगा, आपको उसमें से फिल करना है। सर हमें कैसे फिल करना है, जब मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा तब बताऊंगा बच्चों। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको कितने करने होंगे, सिर्फ 4 क्वेश्चन करने होंगे। 2 ऑप्शन मिलेगा आपको छोड़ने के लिए। और इस बार पहली बार सीएमए में इस बार का कंपलसरी क्वेश्चन में डाला गया है, जो सेक्शन डी में डाला गया है। ये जो कंपलसरी क्वेश्चन होगा, ये 2 क्वेश्चन होंगे आपके, जो 10 मार्क्स का ईच रहेगा, और ये कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा आपका 10 मार्क्स। तो आइए ये पेपर पैटर्न जान लेने के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और बिना समय खराब किए अब देखते हैं बेटा जो इस बार का जो मॉक टेस्ट पेपर है वो किस तरह से बना हुआ है। तो करें स्टार्ट। हाँ सर बिल्कुल स्टार्ट कीजिए आप मॉक टेस्ट पेपर को। तो सबसे पहले सेक्शन ए है, जैसा मैंने आपको बताया सेक्शन ए के अंदर क्या रहेगा आपका एमसीक्यू रहेगा। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा। टोटल 20 एमसीक्यू आपको दिए जाएंगे। तो ये पूरा सेक्शन ए कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का रहेगा पूरा सेक्शन ए। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर इनके आंसर भी दे रखे हैं। ये ए आंसर नहीं है बच्चों, आप सोच रहे हैं कहीं ए आंसर है, ए आंसर नहीं है, ये आंसर इसके सामने लिखा हुआ है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही बचकाना सा क्वेश्चन दिया है। नंबर ऑफ आइडेंटिटी इंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। तो जो पर्सन की डेफिनेशन उसमें कितने लोग होते हैं बेटा, 7 लोग होते हैं। पता ना आपको 7 लोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, फिर आ गया आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, 4 हो गए, फिर आ गया कंपनी, फिर आ गया फर्म, फिर आ गया आपका ट्रस्ट। तो ये 7 लोग हैं जो आपको इनकम टैक्स में आइडेंटिटी बना के रखते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर बी जो आपका है, सेकंड क्वेश्चन जिसको हम कहें बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट कितनी है भाई, कितना आसान क्वेश्चन है। ये जो पेपर आप देख रहे हैं बेटा, ये एक मॉडल टेस्ट पेपर है। ये नहीं है कि ऐसा हूबहू एग्जाम में आएगा, ये पैटर्न थोड़ा चेंज भी हो सकता है, पर जो इंस्टीट्यूट ने हमें बताया उसके हिसाब से हम आपको बता रहा हूं बेटा। इंस्टीट्यूट का ही अब ये मानना है कि पेपर हम इस पैटर्न पे लेंगे, तो हम उसी का वीडियो बना रहे हैं आपके सामने। तो अगर आप एक रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन है बच्चों, एज 80 अबव, तो कितना एग्जामिनेशन होता है, बिल्कुल सही बोला आपने, 5 लाख का एग्जामिनेशन रहेगा। तो आंसर क्या रहेगा इसका, थर्ड आंसर, ठीक है। थर्ड में पढ़ते हैं आगे, थर्ड क्वेश्चन। मिस्टर बी ने पेड किया रॉयल्टी ऑफ डॉक्टर पी यूज फॉर द नो हाउ इन इंडिया। द सच पेमेंट इज, क्या होगा बेटा, इनके इंडिया में रकरिंग मानी जाएगी, इनकरिंग जो आपने कहा, अक्रू एनराइज कहाँ किया इंडिया में। ये बहुत आसान क्वेश्चन था आपका, जो
रेजिडेंशियल स्टेटस हम पढ़ते थे, उसका क्वेश्चन था आपका ये। व्हेन द एम्प्लॉय रिसीव्ड द मनी क्लोजर ऑफ एनपीएस, एनपीएस के क्लोजर पे जो मनी मिलता है आपको पता है बच्चों, तो इसमें 40% तो क्या होता है एग्जम्प्ट रहता है और 60% क्या होता है आपका टैक्सेबल होता है ना। जैसे एनपीएस में आपको पैसा मिलेगा 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख में 40% क्या रहेगा एग्जम्प्ट रहेगा और बाकी क्या रहेगा टैक्सेबल रहेगा। तो आंसर क्या रहेगा इसका, थर्ड आंसर। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट भी आ चुकी है। व्हेन द शेयर आज हेल्ड इन द अनलिस्टेड कंपनी, अब अनलिस्टेड कंपनी का शेयर्स है तो ये लॉन्ग टर्म कब माना जाएगा बताओ बेटा। अगर लिस्टेड कंपनी का शेयर होता तो कब माना जाता, बिल्कुल सही 12 महीना। अनलिस्टेड के लिए कितना है बच्चों, कितना है 24 मंथ। ठीक है ना, तो ये 24 मंथ, कहाँ भी 24 मंथ, ये रहा 24 मंथ। आगे बढ़ते हैं हम, एफ नंबर पॉइंट पे चलते हैं। विच इज द फॉलोइंग इज द नोट द केस ऑफ डीम्ड ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। डीम्ड ऑनरशिप कौन सी नहीं मानी जाएगी बेटा, जो को ओनर होते हैं वो डीम्ड ओनर नहीं माने जाते। ठीक है ना बेटा, को ओनर क्या होते हैं बेटा, डीम्ड नहीं है, वो तो खुद एक्चुअल ओनर है। हाँ सर। पॉइंट नंबर जी क्या बोल रहा है, एन इंडिविजुअल एस्टिमेट द दैट ही इज रिक्वायर्ड टू पे 1 लाख इज द एडवांस टैक्स 15 दिसंबर, हाउ मच द अमाउंट मस्ट बी पेड विद द इंडिविजुअल, कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा बेटा। तो 15 दिसंबर, याद करो बेटा 15 दिसंबर को कितना देना पड़ता है, चलो हम याद करते हैं। सबसे पहले किस्त कितनी है 15% की, फिर कितनी है 45% की, फिर कितनी है 75% की और फिर कितनी है 100%। तो ये ड्यू डेट कब कब होती है बताओ बच्चों, ड्यू डेट सबसे पहली ड्यू डेट कब आएगी आपकी, बिल्कुल सही बोला आपने कि सर ये 15 जून को आएगी, दूसरी 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। ठीक है, तो ये कौन से वाला पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है 15 दिसंबर का। तो 15 दिसंबर कितना हो गया आपका 75%, तो 1 लाख का 75% कितना हो गया बच्चों, 75,000 आपको टैक्स पे करना है। तो ये आंसर होगा आपका बी आंसर, 75,000 आपको टैक्स एडवांस टैक्स पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कैन बी अमोर्टाइज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट टू बी द रिस्ट्रिक्टेड टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। कितना होता है बच्चों, 5% कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। याद रखो बेटा, अगर ये कंपनी होगा तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज लोअर आपको देखने को मिलेगा। याद है अपनी क्लासेज में हमने पढ़ा था। हाँ सर बिल्कुल सब कुछ याद आ रहा है हमें। जो बच्चे मुझसे पढ़े उनको तो याद आ ही रहा होगा, जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े उनको भी शायद जहाँ से पढ़े हैं वो या जैसे भी तैयारी किया आपने तो आपको सब याद आ रहा होगा। बिल्कुल सर। तो एमएमआर कितना होता है बेटा, 2021 का एमएमआर कितना होगा, एमएमआर कितना होगा बताओ। तो सबसे पहले बताओ टैक्स रेट मैक्सिमम कितना हो सकता है 30% प्लस सरचार्ज कितना हो सकता है इसके ऊपर 27% प्लस सेस कितना होगा 4%। तो ये सबको अगर हम टोटल करेंगे मतलब 30% में ऐड कर दीजिए 27% प्लस 4%, तो कितना आ गया, अरे रुको रुको 37 होगा भाई, ये क्या कर रहे हैं सर आप भी, 37%। तो 30 प्लस 37% प्लस 4% कितना आ गया 42.744। कहाँ है भाई 42.744, ये रहा सर। ये आपने टोटल लगाओ तो ये तो अलग आ रहा है, अलग नहीं बेटा। देखो क्या किया मैंने, 30% में ऐड करना है 37%, मतलब 30% में क्या ऐड करोगे 30% का 37%, जो कितना हो गया 30% का 37%, 11.1 हो गया। अब टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 41.1। इसमें जोड़ना है बेटा 4% सेस। याद है ना आपको ये सारी बातें, हाँ सर पूरी याद आ रही है, अच्छी तरह हमने पढ़ा हुआ इसको। 1.644 टोटल कितना हो गया इसका, ये 42.744%। ठीक है, ओके सर आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 87A का रिबेट कौन क्लेम कर सकता है बताओ बेटा, कौन, रेजिडेंट इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है बेटा, रेजिडेंट इंडिविजुअल। और उसकी भी अगर एज उसकी कितनी है 80 से अबव तो उसको भी नहीं मिलेगा, है ना। हाँ सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस जो आपका होगा, आईसीडीएस से डील विद कौन सा बेटा, 8 किसमें, सिक्योरिटीज में डील करता है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर, बिल्कुल। पेंटिंग इज नॉट कंसिडर एज इन द कंटेंट ऑफ द कैपिटल एसेट्स। बताओ भाई सही है क्या डेफिनेशन के अंदर, क्या पेंटिंग आपकी नॉट कंसिडर एज ए पर्सनल इफेक्ट, ये पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जाता क्योंकि एक पेंटिंग क्या होती है आपकी कैपिटल एसेट्स होती है। और यदि आपने पेंटिंग को बेचा है बच्चों तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, रिवीजन बाय द कमिश्नर। तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, ओहो ये है आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है बच्चों, तो आउट ऑफ सिलेबस आए तो क्या करें सर हम, ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है। पहले बेटा इसके दो चीज हो सकती है इसमें। पहली चीज क्या है, आउट ऑफ सिलेबस 99.99% चांस है नहीं आएगा। ये तो मॉडल टेस्ट पेपर बनाया है, जिसने भी बनाया होगा उसने डाल दिया होगा, चलो ठीक है भाई तेरी तो गलती माफ है। पर एग्जामिनेशन में आ गया तो, अगर एग्जाम में पहली बात आएगा नहीं,
दूसरी बात, अगर आ गया तो आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे बेटा, आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। फिर भी मैं इसका आंसर बता के चलता हूं आपको। रिवीजन जो होती है बेटा दो टाइप की होती है, सेक्शन 264 की रिवीजन और 263 की रिवीजन। सर ये रिवीजन क्या होती है? रिवीजन आप सीए में फाइनल में आओगे बेटा, तो वहां पर आपके टीचर आपको, या मुझसे पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन होती क्या नॉर्मली, ठीक है। तो रिवीजन आपकी 263 वाली है ये, क्योंकि कौन कर रहा है? कमिश्नर कर रहा है। सीआईटी जब भी रिवीजन करता है कौन सी होती है? वो 263 की रिवीजन होती है, ठीक है। सर फिर भी सर रिवीजन का मतलब क्या है? रिवीजन का मतलब जो भी आपने आपकी इनकम को असेसमेंट हुआ है उसको वापस रिव्यू करना है, वापस से चेक करना कि वो सही हुआ है नहीं हुआ, उसे बोलते हैं रिवीजन करवाना। चलिए बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पशन रिस्पेक्ट ऑफ द पोस्ट ऑफिस एसबीआई इंटरेस्ट, ये तो वही याद है सर हमें, ये तो हमारे हाथ पे लिखा हुआ है, क्योंकि यही सबसे मेन क्वेश्चन था, मैंने बताया भी था आपको कि एग्जाम में आते हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन प्लांट यूज मोर देन 180, अगर आपने 180 दिन से ऊपर के लिए किया है तो कितना होगा? 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा बेटा। अगर कम है तो कितना होगा? 10% होगा। बाकी 10 कब मिलेगा? अगले साल मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। विच इज द फॉलोइंग कैन बी द करेक्टनेस ऑफ वाइल द प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन, बताओ बेटा क्या होगा कि आप सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में क्या क्या करेक्टनेस करते हैं बेटा? आप क्या क्या ठीक करते हैं? उसकी अर्थमेटिकल एरर ठीक कर देते हैं क्या? बिल्कुल कर देते हैं सब अर्थमेटिकल एरर। मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर कि सेक्शन 143 में होता क्या है बच्चों, ये जो जितनी भी रिटर्न फाइल होती है सब क्या होती है? एक सॉफ्टवेयर में जाती है। सॉफ्टवेयर में जाने के बाद में उसमें जो भी एरर रहेगी वो ठीक होती है, वो सॉफ्टवेयर ठीक करेगा। मतलब अगर कोई आपकी अर्थमेटिकल एरर है, सर अर्थमेटिकल एरर का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिकल एरर का मतलब ये हो गया बेटा, जैसे मान लो आपने इनकम लिखी है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम लिखी है आपने कितनी? 12 लाख रुपए की, और आपने इसके अंदर लिखा है सर सैलरी की इनकम, और सैलरी की इनकम कितनी लिखी है आपने? 2 लाख रुपए की। तो टोटल कितना हो गया बेटे? 14 लाख होना चाहिए ना। आपने गलती से कितना लिख दिया वहां पर? सर आपने 15 लाख लिख दिया या 13 लाख लिख दिया। गलती से आपने 15 या 13 लिख दिया बच्चों, ठीक है, या 13 लाख लिख दिया। अब क्या होगा? ये एरर जो हुई है इसे बोलते हैं अर्थमेटिकल एरर। ये टोटल एरर हो गया ना, इसको कौन ठीक करेगा? जो सॉफ्टवेयर है बेटा, वो सॉफ्टवेयर अपने आप ठीक कर देगा। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 143(3) के अंदर, सॉरी 142 के अंदर, ठीक है, 142 के अंदर बेटा इंटीमेशन होता है ये। आगे बढ़ते हैं हम। थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन फॉर इक्विजेशन लेवी, ये आपके सिलेबस में फिर से आउट ऑफ सिलेबस है बच्चों, ये भी सीएमए फाइनल का है, सीएमए फाइनल का है बच्चों ये। और इक्विजेशन लेवी कितना होता है? 1 लाख रुपए का एग्जम्पशन मिलता है इक्विजेशन लेवी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। सर इक्विजेशन लेवी होती क्या है? सर आजकल जो चल रहे हैं ना यूट्यूब पर वीडियो चल रहे हैं, है ना, आप भी देख रहे हो अभी फिलहाल, और वीडियो चल रहे हैं आपके इंस्टाग्राम पे, लोग पैसा कमाते हैं तो उस पर क्या देना पड़ता है? एक टैक्स देना पड़ता है, उसे इक्विजेशन लेवी बोलते हैं हम। ये आप फाइनल में पढ़ोगे, फाइनल का टॉपिक है बच्चों ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों ही क्या आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये दोनों आपके सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, ये वाला भी और ये वाला भी। आगे बढ़ते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना में कौन सा मिलता है बेटा? आपको 80C मिलता है। ये तो बहुत ही आसान है सर। मिस्टर एच इन इंडिया रिसीव्ड 11 लाख बाय वे ऑफ डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, सच डिविडेंड इज, देखो वैसे तो ये एग्जम्प्ट होना चाहिए, पर हमारे बुक में आंसर क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। तो बहुत बढ़िया बेटा, इस गलत आंसर को काटो यहाँ से, ठीक करोगे आप, और ये क्या होगा? एग्जम्प्ट। ये एग्जम्प्ट होगा बेटा, तो आंसर क्या होगा इसका? ये ए होगा। सर इसने गलत क्यों किया? क्योंकि जो बुक है, जिसने भी क्वेश्चन बनाया होगा, जो महान हस्ती है जिसने क्वेश्चन बनाया है, उसको अंडर सेक्शन 115 BBDA याद रह गया होगा। याद है बच्चों आपको 115 BBDA? अब 115 BBDA क्या हो चुका है बेटा? डिलीट हो चुका है, ये तो अब हट चुका है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब आप 1 रुपया भी किसी को डिविडेंड दोगे, अगर आप किसी को 1 रुपये का भी डिविडेंड दोगे तो भी क्या होगा बेटा? वो टैक्सेबल होगा। और कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। पहले क्या था? 115 BBDA के अंदर 10 लाख से ऊपर पर आपको 10% टैक्स देना पड़ता था, ठीक है ना। अब ये खत्म हो चुका है। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? सही आंसर इसका 1 है कि अब क्या रहेगा? एग्जिम फ्रॉम टैक्स रहेगा। तो ठीक कर लेना साथ साथ में आंसर। स्पेकुलेशन जो लॉस होता है बेटा, सट्टेबाजी वाला लॉस होता है, वो 4 साल तक आगे जा सकता है। तो आंसर क्या होगा इसका? 1, 4 ईयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब सेक्शन बी की बात करते हैं बच्चों। सेक्शन बी में क्या आएंगे आपके? फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वगैरह सेक्शन बी में आएंगे। तो सेक्शन बी में क्या क्या चीजें हैं आइए देख रहे हैं। सेक्शन बी में क्या क्या चीज है? तो यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज द 1 मार्क्स। इंस्ट्रक्शंस दे रखी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन 115 BBD, अरे खत्म ही हो चुका है भाई, ये खत्म ही हो चुका है। तो ये क्वेश्चन ही गलत हो चुका है बेटा। वैसे क्या था? पुराने जमाने में 10 लाख से ऊपर 10% टैक्स था। तो अगर हम पुराने जमाने के हिसाब से करें तो 10 लाख और 10% टैक्स,
सॉरी यहाँ पर 10% टैक्स और 10 लाख। ठीक है, ये आंसर वैसे सही है पर ये ओल्ड आंसर है बच्चों, ये ओल्ड आंसर है, तो ये अब खत्म हो चुका है। तो इस आंसर, इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे। तो अगर आपको ठीक करना है तो ये सेक्शन ही डिलीट हो गया बेटा, आप क्या ठीक करवाऊं इसको, हटाओ इस क्वेश्चन को, गलत था क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 80 आरआरबी। हाँ भी आरआरबी किसके लिए होता है, रॉयल्टी के लिए होता है, पेटेंट की रॉयल्टी, बिल्कुल सही लिखा हुआ, पेटेंट की रॉयल्टी के लिए। सेक्शन क्वेश्चन नंबर सी है आपका, वो बोलता है कि इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, है ना, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 147, कि अगर कोई इनकम छूट गई है आपकी टैक्स होने से तो कौन से सेक्शन में वापस पकड़ सकते हैं, सेक्शन 147 में पकड़ सकते हैं। अगला सेक्शन डी बच्चों हमारा, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी अलाउड कैरी फॉरवर्ड, सभी हेड से सेट ऑफ हो सकता है, किसको छोड़कर, सैलरी से छोड़कर, दूसरा कौन सा है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी से छोड़कर, और तीसरा कौन सा है, ऑनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस को छोड़कर, इसमें से एडजस्ट नहीं होगा। बाकी जो आपका अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है वो सबसे एडजस्ट हो सकता है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, अदर देन, क्या लिखोगे आप, अदर देन, तो क्या आएगा, सैलरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉस वर्ल्ड पजल, एसेक्ट्रा। अब एसेक्ट्रा में आगे लिखोगे क्या है, ऑनिंग मेंटेनिंग हॉर्स रेस, ठीक है, नहीं रेस हॉर्स, सॉरी बेटा, हॉर्स रेस नहीं, रेस हॉर्स। ओके सर। पॉइंट नंबर ई क्या बोल रहा है आपको, ये कर दिया हमने, तो ठीक है ये, तो इस पे टिक लगाओ भाई, हो गया, ये हो गया। पॉइंट नंबर ई देखो, इनकम रेफर टू सेक्शन 68 टू सेक्शन 60D। तो ब्लैक मनी वाला मैंने बताया था ना आपको, तो टैक्स रेट क्या होता है, 60%। वैसे इफेक्टिव टैक्स पूछ ले अगर आपसे, क्या लिखा, एक्सक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस, तो सरचार्ज वैसे क्या पूछे, अगर क्वेश्चन यहां पर होता, यहां पर टैक्सेबल की जगह लिखा होता इफेक्टिव टैक्स रेट, इफेक्टिव टैक्स रेट। आपके पास अगर इसका प्रिंट आउट है तो साथ साथ लिखते रहिए बेटा। इफेक्टिव टैक्स रेट क्या होता है, बताओ भी इफेक्टिव टैक्स रेट क्या होता है। सर इफेक्टिव टैक्स रेट है इसका 60% प्लस क्या करोगे, 25% इसका सरचार्ज प्लस 4% सेस रहेगा। तो इफेक्टिव टैक्स रेट कितना है, कहां गया मेरा कैलकुलेटर, ये रहा कैलकुलेटर, 60 प्लस 25% प्लस 4%, कितना हो गया बच्चों, ये 78% आ गया इसका इफेक्टिव टैक्स रेट। ठीक है ना, तो अगर क्वेश्चन में इफेक्टिव टैक्स रेट पूछे तो 78% है, और केवल टैक्स रेट पूछे आपसे तो कितना है, 60% है। ओके सर, तो यहां 60% सही आंसर है। एफ पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हेन अनरियलाइज्ड रेंट इज रिसीव्ड बेस्ड ऑन द कोर्ट डिक्री बट द टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ प्रॉपर्टी वाज नॉट नोन द एसएससी इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अरे हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल ओवर कहां जाएगा, है ना, तो आंसर सही इसका हाउस प्रॉपर्टी एकदम सही आंसर दे रखा है। आईसीडीएस की बात कर रहा है बेटा कि आईसीडीएस के अंदर आपको अपना एसएससी को अपने अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करनी होती है, जैसे अकाउंट्स में मेंटेन करनी होती है, मर्केंटाइल सिस्टम से आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। एच अगला क्वेश्चन जो आपका है, इस स्टार्टअप ऑफ द क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IAC कितने साल के लिए बेटा, 3 साल के लिए लगातार आपको मिलता है, बिल्कुल सही आंसर है ये। अगला सेक्शन आपका, व्हेन द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ एसएससी 21-22 फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(4) ऑफ द एसएससी इन द रिवाइज रिटर्न बिफोर, कब करोगे, एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, इसका मतलब दैट इज 31 मार्च 22 होगा बेटा ये। ठीक है ना, ये आंसर गलत है बच्चों, जिसने भी आंसर दिया ये गलत है ये आंसर। यहां पर आंसर क्या होगा इसका, 31 मार्च 2022। ठीक है ना, एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर है। ये जो 1 ईयर लिख रहे हैं ना बेटा, 1 ईयर ये पुराना हो चुका है। ठीक है ना, ये पहले था 1 ईयर एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, अब कितना है, एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर है। तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा होगा, आपके टीचर ने आपको सही पढ़ाया होगा, तो ये गलत है बच्चों, उसको ठीक कर लेना इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। स्कॉलरशिप आपको मिली है स्टूडेंट को 2000 रुपये पर मंथ। बेटा स्कॉलरशिप क्या होती है, पूरी एग्जाम्प्ट होती है ना, पूरी क्या होती है आपकी, एग्जाम्प्ट होती है स्कॉलरशिप। तो इसका मतलब ये क्या रहेगी, पूरी एग्जाम्प्ट रहेगी, चाहे कितना भी खर्च करो चाहे कुछ भी करो। आगे ठीक, पीरियड ऑफ बोनस शेयर ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स विदाउट एनी पेमेंट ऑफ द रिनॉक द पीरियड डेट फ्रॉम, कहां से होगा बेटा, अलॉटमेंट से होगा ना। बोनस शेयर का पीरियड कब से स्टार्ट होता है, डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर तक रहता है पीरियड ऑफ होल्डिंग उसका। हाँ सर, नोटिस क्या आपने, नोटिस क्या आता है बेटा आपका, टैक्स के लिए निकलता है सेक्शन 156 का नोटिस, इसे बोलते हैं डिमांड, डिमांड नोटिस बोलते हैं बेटा, इसको डिमांड नोटिस बोलते हैं। ठीक है, ये टैक्स की पेमेंट के लिए निकलता है, टैक्स डिमांड के लिए। ठीक है, ओके सर। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 271H, ये कब आता है, जब आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो ये सेक्शन आएगा बेटा, और इसमें 10,000 से लेकर 1 लाख तक की पेनल्टी लगती है। तो यहां लिखा हुआ है कि सर मैक्सिमम पेनल्टी कैन बी लेविड। अब वर्ड मैक्सिमम वर्ड यूज किया तो कितना आएगा, 1 लाख आएगा। अगर वर्ड यहां पर मिनिमम यूज किया जाता
मिनिमम यूज किया था तो कितना आता है बेटा ये, तो फिर ये आता है 10,000 रुपीज। तो वर्ड मैक्सिमम है इसलिए बिल्कुल सही है, 1 लाख की पेनल्टी है। तो 10,000 से लेकर 1 लाख तक का क्या होता है आपका, तो यहां पर कितना होगा आपका 1 लाख रुपीज आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ए ट्रस्ट सेल नॉट बी कंसीडर एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 11। ये सेक्शन 2 नहीं है बेटा, इसको ठीक करना, ये सेक्शन 11 है। 11 मतलब सर ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है बच्चों, ये भी क्या है आपका आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। तो वैसे बता दूं आपको, ये आउट ऑफ सिलेबस क्या, ट्रस्ट आप सीएमए फाइनल में देखोगे, सीएमए फाइनल में देखेंगे सर हम ट्रस्ट को, पर फिलहाल इस पर सेक्शन 11 का आपको कितना मिलता है, 20% से ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर 20% से ऊपर आपने बिजनेस एक्टिविटी कर दी किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर, तो फिर उस साल आपको सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर 11 का बेनिफिट क्या होता है, ये फाइनल में आके पता चलेगा बेटा, ये बेनिफिट क्यों वर्ड बोल रहा हूं मैं। तो जो बच्चे फाइनल के हैं जो मुझे देख रहे हैं उनको पता चल गया होगा सर ने क्या बोला है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंडिचर इनकर फॉर द बिजनेसमैन फॉर रेडी ऑफ द यूज द सॉफ्टवेयर एंड टाटा। देखो रेडी टू यूज लिखा है, रेडी टू यूज, इसका मतलब ये क्या आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है। अगर यहां पर आप खुद बनवाते अपना सॉफ्टवेयर तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, तो आप बिल्कुल सही लिखा है यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट है, वैसे इसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं सर यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, नहीं बच्चों, अगर आपने खुद ने बनवाया सॉफ्टवेयर अपने घर पे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इन द केस ऑफ द फॉरेन कंपनी द टोटल इनकम ऑफ मोर देन 1 करोड़ और लेस देन कितना है 10 करोड़, तो सरचार्ज कितना होगा बेटा 2% होगा। चलो मैं बताता हूं आपको सरचार्ज की रेट बताते हैं। अगर हम बात करें इंडियन कंपनी की सरचार्ज के रेट क्या रहेंगे इंडियन कंपनी के, तो इंडियन कंपनी में अप टू 1 करोड़ तक सरचार्ज क्या रहेगा, अप टू 1 करोड़ सरचार्ज क्या रहेगा बेटा 0% सरचार्ज, ठीक है। और 1 करोड़ से ज्यादा पर 10 करोड़ तक सरचार्ज रहेगा 7%, 10 करोड़ से ऊपर होगा आपका सरचार्ज कितना 12%। ये तो इंडियन कंपनी का है। पर अगर हम फॉरेन कंपनी की बात करें, फॉरेन कंपनी की, तो यहां पर अप टू 1 करोड़ तक सरचार्ज रहेगा जीरो सरचार्ज, और 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ तक है बच्चों, तो यहां पर 2% सरचार्ज रहेगा, और 2% 10 करोड़ से ज्यादा होगा तो कितना होगा 5% सरचार्ज। हमसे क्या पूछा इसने, हमसे पूछा साहब ये 2 करोड़ वाला, तो इसका मतलब 2% क्या रहेगा आपका सरचार्ज का रेट रहेगा, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट आपका, व्हेन द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट टू अप्रूव्ड सुपरएनुशन फंड इट इज चार्जेबल टू टैक्स इन परक्विजिट्स व्हेन द कंट्रीब्यूशन एक्सीड कितना है बेटा, ये 1,50,000 है, पर यहाँ पर भी अमेंडमेंट आ चुका है, पता होगा आपको ये। पर फिलहाल के लिए अगर मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, इसलिए आंसर इसका 150 रहेगा बेटा, क्योंकि और कुछ बता नहीं रखा मुझे। हाँ सर, नेक्स्ट पढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज द एंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको मिलेगा सर फॉरेन कंपनी चार्जेबल टू टैक्स कितना रहेगा 10% विदाउट इंडेक्सेशन। इस पूरा नहीं लिखा, मैं पूरा लिख देता हूं बेटा, पूरा लिख लो आप, 10% विदाउट इंडेक्सेशन। सर ये कौन सा क्वेश्चन है, हमें तो पता ही नहीं बेटा, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है बच्चों आपका, ये क्वेश्चन भी क्या आपका आउट ऑफ सिलेबस। सर बड़े क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दिए बेटा, जिसने भी पेपर बनाया होगा उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत बड़े पेपर बनाए, बच्चों को बहुत परेशान किया आपने, परंतु कोई डरने वाली बात क्या बेटा, हम बैठे हैं ना बताने के लिए कौन सा गलत था क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन taken for the individual being the first residential house eligible for deduction under section 80EE कितना मिलेगा बेटा आपको 50,000 का मिलेगा, ये तो पता होगा। एक थी बेटा 80EE, एक था 80EEA। 80AE में कितना था आपका 1,50,000, यहाँ पर कितना था 50,000, और 80EEB वो व्हीकल परचेज करते हैं वो वाला कितना है बेटा 1,50,000। ये दो नए सेक्शन इंट्रोड्यूस किए थे गवर्नमेंट ने इस बार। हाँ सर, नेक्स्ट आपका, When the director of the company received 30,000 by way of non-compete fees, और non-compete fees कौन सी होती है बेटा, ये PGVP की इनकम होती है। टैक्सेबल अंडर द हेड क्या होगा PGVP, नॉन कॉम्पीट फीस, काम नहीं करने के बदले पैसा, कंपटीशन नहीं करने के बदले पैसा, तो कंपटीशन नहीं करने के बदले पैसा कहाँ टैक्सेबल होगा आपका PGVP एड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये था बेटा आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ठीक है। अब इसके बाद में अगला जो सेक्शन C है आपका, सेक्शन C है, इसमें क्या कितने हैं टोटल 6 क्वेश्चन है, और उसमें से कितने करने हैं 4 करने हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पर आंसर एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, तो 6 में से कोई 4 आपको करने हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा आपका TDS का क्वेश्चन है, TDS का क्वेश्चन है। तो पूछा है आपसे इंटरेस्ट ऑन रिकरेंट डिपॉजिट 12,000 रुपीज पेड बाय द नेशनलाइज बैंक टू मिस्टर D। तो बेटा अंडर सेक्शन 194A में TDS नहीं कटेगा,
नहीं कटेगा ना, पर क्वेश्चन में क्या कटेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कर रखा है बेटा, पुराना रेट लगा रखा है, ठीक है ना। पुराने जमाने में 10,000 से ऊपर टीडीएस कटता था, अब वो जमाना खत्म हो चुका है। मैंने आपको क्या बताया था सर, 194A अगर बैंक से, मतलब अगर पेयर कौन आपका बैंक है, पेयर कौन है बैंक है, तो कितना है 40,000 और 50,000। 50,000 किसके लिए बच्चों, सीनियर सिटीजन के लिए, 40,000 अदर के लिए, तो टीडीएस कटेगा, याद आपको ये। तो यहाँ पर पुराना रूल है, परंतु अब मैं इसका आंसर मैं करूँ तो एक काम करते हैं, ठीक कर लेते हैं इसको ठीक करके बेटा, अब ये 1200 रुपये यहाँ पर नहीं आएगा, ये गलत है, ठीक है, ये पूरा गलत है। तो आप लिखेंगे अंडर सेक्शन 194A नो टीडीएस, आंसर भी ठीक करते रहो साथ साथ में। दूसरा पूछ रहा प्राइज मनी मिली है 8,000 रुपीज जी, एक्सलेंट लिमिटेड फॉर एसेस विनर ऑफ द क्रॉसवर्ड पजल। तो क्रॉसवर्ड पजल याद है बेटा 194, बदमाश लोग क्या करते हैं, लॉटरी पे पैसा लगाते हैं, क्रॉसवर्ड पे पैसा लगाते हैं, पर 10,000 से ऊपर पे टीडीएस कटता है, पर मिला कितना 8,000, तो नो टीडीएस। तो आंसर क्या होगा इसका, अंडर सेक्शन 194B विनिंग बाय वे ऑफ क्रॉसवर्ड पजल इज लायबल टू पे टैक्स व्हेन द अमाउंट इज एक्सीडिंग कितना 10,000 रुपीज। सर ये ब्लू में क्या है, देखो बेटा ये मैंने एज इट इज, जो हमारा एज इट इज पेपर जो सेम इंस्टीट्यूट ने दिया ना, वैसा का वैसा मैंने लिया है। मतलब ये जो ब्लैक वाला ये पहले से लिखा होगा, ब्लू में आपको लिखना है, मतलब सर मतलब आपको टाइप करना है, ये सब कुछ आपको ये टाइप करके वहां पर प्रेजेंट करना है, ठीक है। सर एज इट इज लाइन लेनी नहीं बेटा, एज इट इज तो नहीं लेनी, पर जितना हो सके उतना मैक्सिमम आप क्वेश्चन से आंसर निकाल के लिख सकते हो। सेक्शन नंबर लिखना है, लिमिट लिखनी है, तो आपको ये टाइप करना है वहां पर एग्जाम के अंदर। ओके सर, कमीशन कितना है 194H के अंदर कमीशन आएगा बेटा, 194H के अंदर, ठीक है ना। एच में कितना कमीशन होगा, अगर 15,000 से ऊपर है बेटा, 15,000 से ऊपर है तो कितना कमीशन है, 5% पे 194H का कमीशन कटेगा। के एंड कंपनी बाय डी कंपनी लिमिटेड, इसका मतलब पेयर भी और पे भी बिल्कुल सही है यहाँ पर, तो क्या होगा 194H आएगा और 5% कितने पे आएगा, 21,000 पे आएगा 5%, तो आंसर क्या होगा इसका 1050। परंतु बच्चों अगर आपने देखा होगा मेरे वीडियोस वगैरह, तो मैंने वहां पर बता रखे हैं आपको कि जो कोरोना पैंडेमिक है उसमें रेट कितना है 14 मई 22, 31 मार्च 21, ये रेट कितने हो चुके हैं, 3/4 रेट हो चुका है, ठीक है ना। ये रेट कितना हो चुका है, 3/4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं हम क्या लिखा है, ट्रांजेक्शन ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है कि मिसिस जे गोट ए गिफ्ट 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी फ्रॉम हर हस्बैंड। अच्छा मतलब ये हस्बैंड मान लेते हैं सर हम, और ये इसकी वाइफ है, और वाइफ का नाम क्या है मिसिस जे। हस्बैंड ने क्या दिया इनको, गिफ्ट दिया है बच्चों, गिफ्ट क्या दिया है 500 शेयर दिए। तो सबसे पहली बात याद करो मेरे प्यारे बच्चों, ये गिफ्ट क्या होगा, अंडर सेक्शन 56(2)(10) में एग्जेम्प्ट होगा ना। अरे बोलो हाँ सर बिल्कुल एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि रिलेटिव में आती है कौन, वाइफ, ठीक है सर। 500 शेयर गिफ्ट मिल गए हैं। आगे क्या लिखा है बच्चों, द मार्केट वैल्यू ऑफ द गिफ्ट 150 पर शेयर, कोई मतलब बात नहीं लिखी। आफ्टर द मंथ द कंपनी एंड इशू द बोनस शेयर, एक महीने बाद में ये 500 शेयर कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, 500 आपको बोनस शेयर और मिल गए, बोनस शेयर आपको और मिल गए। ओके सर बोनस शेयर और हो गए, मजे हो गए सर हमें। तो टोटल शेयर कितने हो गया 1000 टोटल शेयर हो गए। अब आपने क्या किया, 4 महीने बाद में आपने इनको, सॉरी द कंपनी एज बोनस 11 एंड द ओरिजिनल कॉस्ट, ये जो हस्बैंड ने परचेज किया था 500 शेयर, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 रुपीज में परचेज किया था भाई हस्बैंड ने। ऑल द 1000 शेयर सोल्ड 150, इनको बेच दिया बेटा कितने में, 1,50,000 में, ठीक है। अब सबसे पहले बताओ, सबसे पहली बात बताओ मुझे कि ये जो आपका शेयर्स हैं, ये जो आपके शेयर्स हैं, जिस दिन आपको ये शेयर्स मिले हैं बच्चों वाइफ को, उस दिन इसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी 150 थी, मल्टीप्लाई 500 तो कितना हो गया ये 75,000, और इसमें से आपकी कॉस्ट कितनी है 25,000, तो ये 25,000 नहीं 50,000, एक मिनट ये 50,000 है, 50,000, तो ये 25,000 क्या होगा बच्चों, 25,000 आपका अंडर सेक्शन 64 में क्लबिंग ऑफ इनकम में क्लब हो जाएगा। अरे सर क्लबिंग, हाँ बेटा क्लबिंग ऑफ इनकम भी तो है, हाँ ये नहीं है, पर इस एसेट से जो आपने प्रॉफिट कमाया वो तो क्लब होगा ना, तो ये 25,000 क्या होगा
हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगा, ठीक है। अब जब हस्बैंड ने टैक्स पे कर दिया है तो वाइफ की कॉस्ट कितनी मान लोगे? अब वाइफ की कॉस्ट कितनी हो जाएगी इसकी? 75,000 क्या बन गई? वाइफ की कॉस्ट बन गई। अब बेचा कितने में वाइफ ने इसको? 1,50,000 में वाइफ ने इसको बेचा है, माइनस 75,000 कितना आ गया बेटा ये? तो 75,000 बाकी जो बच गया है बच्चों, ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा मिसिज ए के हाथ में टैक्सेबल, ठीक है। तो आइए आंसर देखते हैं इसका, क्या इंस्टीट्यूट ने सही बनाया है क्या? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ ओरिजिनल शेयर गिफ्टेड 25,000 शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ हस्बैंड, बिल्कुल हस्बैंड के हाथ में क्लब होगा, ये रहा। और कैपिटल गेन एट्रीब्यूट द विल बी द सेक्शन 64 अट्रेशन वगैरह वगैरह। और यहाँ पर क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 75,000 रुपीज है, ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? मिसिज ए के हाथ में टैक्सेबल, सॉरी मिसिज जे के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। आर एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है जो इंगेज है किसमें? ट्रेडिंग ऑफ द वैकेंट लैंड, और सोल्ड कर दिया उन्होंने क्या? 40,000 का लैंड, जिसकी एचडीवी कितनी थी बेटा? 55,000 की एचडीवी थी। याद करो अंडर सेक्शन 43 CA है ना, इसमें तो इस बार अमेंडमेंट भी था। तो 43 CA क्या बोलता है? अगर आप एक बिल्डर हैं, अगर आप एक बिल्डर हैं और आपने क्या बेचा है? लैंड या बिल्डिंग बेचा है, और उसकी एसडीवी कम पर बेचा है, कितना कम पर? 110% ऑफ सेल प्राइस। ये आपका एसडीवी से क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो फिर क्या होगा? एसडीवी क्या बन जाएगा आपका? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बताओ बच्चों, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बनेगा? एसडीवी बनेगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपकी एसडीवी कितनी है? क्वेश्चन के अंदर सर एसडीवी दे रखी है क्वेश्चन में 55 लाख की, 55 लाख की। आपने सेल प्राइस कितना किया है? 40 लाख का। 40 लाख का 110% भी करूंगा तो भी 44 लाख आएगा। तो अभी भी क्या आपका एसडीवी ज्यादा है? तो बताओ इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर एसडीवी कितना मानोगे आप? 15 लाख रुपए क्या होगा आपका? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। तो 15 लाख वुड बी टैक्सेबल इन द बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 43 CA। तो ये 15 लाख इसका टैक्सेबल हो जाएगा बच्चों। सिर्फ 15 लाख कैसे आया? देखो बेटा दोनों का डिफरेंस कितना है इनका? 15 लाख ही तो है। वैसे बता दूं आपको मैं, ये क्वेश्चन में इन्होंने पुराना लिया है, अपडेट नहीं किया। सही मायने में क्या होना चाहिए इनको? 10% वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाना चाहिए था, नहीं लगाया, कोई बात नहीं, फिर भी आंसर तो बाई लकली सेम ही आ रहा है। आगे बता रखा है क्वेश्चन नंबर 4 आपका। तो जी इंडस्ट्रीज ने फर्निश कर रहे हैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको, मशीनरी दे रखी है, कंप्यूटर दिया हुआ है और फर्नीचर दिया हुआ है, ठीक है। और सबसे बेहतरीन बात क्या है बच्चों? सबसे बेहतरीन बात ये, कंप्यूटर पे जो डेप्रीशिएशन ले रखा है, कंप्यूटर पे जो डेप्रीशिएशन ले रखा है इन भाई साहब ने, वो कितना ले रखा है? 60% लिया हुआ है, जो सराक्षर गलत है बच्चों। कितना होता है कंप्यूटर पे? 40% होता है, 60% तो कोई रेट ही नहीं है भाई। जिसने भी क्वेश्चन बनाया होगा उसको मैं बोल दूं कि भाई साहब आज से 4 साल 5 साल पहले हुआ करते थे 60% वाले रेट, कौन से जमाने में घूम रहे हो भाई साहब? तो यहां पर बेटा ये 60% नहीं आएगा। कृपया करके फिर सुनिए, जिन बच्चों का थोड़ा बहुत भी दिमाग घूम रहा है, मशीनरी पर 15% रेट है, सही है। फर्नीचर पे 10% रेट है, सही है। तो बाकी रेट इन्होंने सही लिए हैं बच्चों। यहां पर 60 नहीं आएगा, कितना आएगा बच्चों? यहां पर आएगा आपका 40% रेट रहेगा, ठीक है बच्चों। 40% रेट ही आपको फॉलो करना है। बाकी तो आपका डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है नॉर्मली, वो तो आपको आता ही है बेटा, तो ये मैं मानता हूँ आप कर लोगे इसको। फिर भी अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आप मेरी तरफ से देखना चाहते हैं, तो मेरा वीडियो में आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसका आंसर भी आपको फॉरवर्ड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कैपिटल गेन का क्वेश्चन है बच्चों, जो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कैपिटल गेन का क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के अंदर भी बिल्कुल सिंपल तरीके से देख सकते हैं बेटा। क्वेश्चन पढ़ के टाइम नहीं खराब करूंगा मैं, क्योंकि आपको कैपिटल गेन आता है, मैं मानता हूं। तो ये क्वेश्चन को अलग नहीं है, इसलिए टाइम नहीं खराब करेंगे इस पे हम। देखिए कैपिटल गेन का जो क्वेश्चन आपका है, इसमें आपको ये फॉर्मेट आपको दिया जाएगा बच्चों, ये पूरा फॉर्मेट आपको दिया जाएगा। ये जो ब्लू में आपको नजर आ रहे हैं, ये जो ब्लू में आपको नजर आ रहा है, ये आपको लिखना है। ये ब्लू में जो नजर आ रहा है बच्चों, ये आपको लिखना है, तो आप लिखते चले जाना, ठीक है। तो देखिए पूरा का पूरा सोल्यूशन आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा, और ये आंसर सही होगा मेरे हिसाब से। तो मैंने इसको चेक नहीं किया वैसे, तो ये सही होगा आंसर मेरे हिसाब से। तो चल लीजिए, कुछ गड़बड़ हो तो आप ठीक कर लेना उसको, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कि लो से अलग कुछ भी है। अरे टैक्स में जो रेट जो लिखा है वो तो सबके लिए बराबर रहेगा ना। हाँ सर। इसका बी पार्ट एक और, परचेज ऑफ स्टैंडिंग सुगर कैन क्रॉप ऑफ मिस्टर ए 2 लाख आफ्टर कटिंग ऑफ द शुगर कैन, सेलिंग कर दिया उसको 2,50,000 रुपए में। तो बच्चों इसमें एग्रीकल्चर इनकम आएगी या नहीं आएगी?
बेटा इसे हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं टर्न मानेंगे क्योंकि ये कटिंग के बाद बेच रहे हो आप, ठीक है ना। तो हम क्या, स्टैंडिंग क्रॉप परचेज इज नॉट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, हेंस द प्रॉफिट अर्न कैन नॉट बी टर्म एज एग्रीकल्चर इनकम। ये एग्रीकल्चर इनकम वाले टॉपिक हमने पढ़ा भी हुआ है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ द प्लांट 1 लाख रुपीज अर्न जी, ये प्योर एग्रीकल्चर इनकम बेटा आपकी। तो एंटायर इनकम क्या हो गया आपकी, एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। प्लांट्स का मतलब क्या हो गया, पौधे वगैरह बेचते हैं ना, नर्सरी वाले लगे होते हैं। आप अपने बड़े शहर में जब आप चलते हैं तो आपको सड़क के किनारे लोग बैठे होते हैं जो पौधे प्लांट वगैरह बेचते हैं, तो गमले में आपको प्लांट देते हैं बेटा, ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबड़, अब रबड़ केस में कितना बेटा याद आपको कितना है, हाँ सर बिल्कुल याद है, 35 एग्रीकल्चर इनकम है, 35 बिजनेस इनकम है, ठीक है। तो कितना होगा बेटा आपका ये, तो 35 क्या होगा आपका इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम मतलब बिजनेस इनकम, दैट इज बिजनेस इनकम, और 65 क्या आपका एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है बच्चों। 65 क्या रहेगा आपका एग्रीकल्चर इनकम रहेगा। फिर इसके बाद में एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन क्या है, मिसेज एक्स जो इंगेज जिनकी एज 65 ईयर है, ठीक है, रिटायर पर्सन ड्रॉइंग द मंथली पेंशन 6000 रुपीज पर मंथ, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेल ऑफ द पेंटिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 2,75,000 का है, एंड नो अदर इनकम। तो मुझे बताओ बेटा क्वेश्चन में क्या है। अब ये क्वेश्चन में एक तो पहली गलती है बेटा, क्वेश्चन अपने पहला जो अमाउंट होगा पेंशन इनकम, ये सैलरी हेड की इनकम है, ये सैलरी हेड की इनकम है, तो इसका मतलब 6000 मल्टीप्लाई 12 माइनस 50,000 भी तो होगा सर। ये माइनस 60,000 कौन सा है, अंडर सेक्शन 16(1)(a) सर ये क्या होता है, ये होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, याद है ना आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो कितना आएगा यहाँ पर ही हट जाएगा। फिर भी मैं मानता हूँ बेटा कि क्वेश्चन में ये एक तो ये मिसिंग है, ये मिसिंग है बच्चों यहाँ पर, तो ये आपको आना चाहिए यहाँ पर। ही पुराने जमाने में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं हुआ करती थी, यकीनन ये क्वेश्चन बहुत पुराना इन्होंने ले रखा है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इन्होंने गायब कर रखी है, ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देते तो यहाँ पर हो जाता कम इनकम, पर इन्होंने माइनस नहीं कर रखी, तो ये एक तो ये गलती रहेगी इनसे। ओहो कहाँ गया, ये रहा, एक तो गलती ये रहेगी इनसे। ओके आगे बढ़ते हैं। अदर इनकम आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेल ऑफ द पेंटिंग, टैक्सेबल है 2,75,000 रुपये का। टोटल इनकम कितना आया, 3,47,000। तो देखो हम कैसे करते थे क्वेश्चन क्लास के अंदर, 3,47,000 में बताओ बच्चों अंडर सेक्शन 112 कितना है आपका @20% वाला, ये सर आपका 2,75,000 रुपये का। और सैलरी की इनकम कितनी, एक बार मान लेता हूं बेटा इसने जो कर रखा है उसके हिसाब से, कितने मान लेता हूं 72,000, जो इसने कर रखा है उसको मान लेते हैं। अब बताओ एज कितने, 65 ईयर है ना, तो इसका मतलब कितना एग्जाम्शन मिलेगा इसको, 3 लाख रुपए का बेसिक एग्जाम्शन लिमिट है। तो कितना रह गया भाई, तो 3 लाख माइनस 72,000 कितना रह गया, 2,28,000। अब ये कहां से एडजस्ट करोगे आप, यहां से एडजस्ट कर लोगे ना, याद करो ऐसे फॉर्मेट बनाते थे हम क्लास के अंदर। हाँ सर, माइनस करोगे 2,28,000 तो कितना बचेगा, माइनस 2,70,000 तो बचेगा 47,000। इस पे लगाओ 20% का टैक्स, मल्टीप्लाई 20%, यह आ गया 9400, जोड़ दो 4% सेस, मल्टीप्लाई 4%, 376। तो टोटल कितना हो गया बेटा, ये हो गया 9776। और राउंड ऑफ करोगे इसको आप, राउंड ऑफ करोगे टैक्स को आप, तो 977 नहीं 80, ये आएगा टैक्स पेबल। चेक करो, ये रहा भाई। बाकी चीज तो सब कुछ ठीक किया इसने, बस यहां पर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन देना भूल गया, ठीक है ना। तो इसको आप ठीक कर लेना अपने हिसाब से, ठीक करना बेटा इस क्वेश्चन को। और आगे इसने बोला है कि क्या फर्क पड़ेगा क्वेश्चन में अगर वो नॉन रेजिडेंट हो जाए। तो अगर नॉन रेजिडेंट हो जाएगा ना बेटा तो फर्क क्या पड़ेगा। अब देखो हमारे क्वेश्चन ही बिल्कुल गलत कर रखा है इसने, ये बिल्कुल गलत किया हुआ है इसने, ठीक है, बिल्कुल भी गलत किया हुआ है। कैसे करेंगे हम, तो बेटा सबसे पहले, नहीं सही कर रखा है वैसे तो, 3,70,000, ओके मिनट रुकिए चेक कर लेते हैं सही है गलत है, अपने खुद कर लेते हैं इसको। 3,74,000 347,000 है, इसमें से आपकी नॉर्मल इनकम 72,000 है बेटा, इसमें से आप 2,50,000 माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा। पर ये एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं होता, नॉन रेजिडेंट एडजस्टमेंट नहीं कर सकता अपनी इनकम को। इसका मतलब ये 2,75,000 जो आपका रहेगा इस पर पूरा 20% टैक्स लगेगा। तो कितना आएगा अरे बताओ, तो ये हो गया आपका 2,75,000 मल्टीप्लाई 20, ये हो गया सर 55,000।
इसमें जोड़ दोगे आप कितना 4% सेस, तो 2200 का सेस जोड़ दिया आपने तो कितना आ गया ये 57200, ये आ गया टैक्स पेबल। बिल्कुल सही है ये, ठीक है ना, लिखा भी एग्जाम्पशन नहीं मिलती, एडजस्टमेंट नहीं होती बेटा। फिर इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, और फिर क्वेश्चन नंबर 7 भी है एक और, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बी की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर ए में 6 का बी 3 मार्क्स का है, आइए कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगी इसको भी करने में। तो वी ने रिसीव्ड किया फॉलोइंग गिफ्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 में, गिफ्ट फॉर ओकेजन ऑफ मैरिज, मैरिज के ओकेजन पे हुआ है, टैक्सेबल नहीं होगा। गिफ्ट फ्रॉम ओकेजन ऑफ बर्थडे टैक्सेबल हो जाएगा। वी फ्रॉम मैरिटल अंकल, मामा से मिला, टैक्सेबल नहीं होगा। गिफ्ट मोटरसाइकिल मिली, टैक्सेबल नहीं होगी। तो कितना होगा, सिर्फ 55,000 टैक्सेबल हो जाएगा। 7 का एक क्वेश्चन है बच्चों, और ये हाउस 1 और हाउस 2 का हाउस प्रॉपर्टी का नॉर्मल सा क्वेश्चन है बच्चों एक, तो इस मुझे लगता नहीं इसमें कुछ गड़बड़ होगा आपको, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, मैंने चेक कर लिया, एकदम सही, इसमें कोई गलती भी नहीं है। और जो सेकंड वाला क्वेश्चन है बच्चों, इंस्टॉलमेंट बताने हैं आपको ड्यू डेट एडवांस टैक्स की, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जब क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया था। तो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, 15, 45, 75 और 100, कहाँ गया होल मतलब 100, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 आउट ऑफ 5, तो इन 4 में से सॉरी 5 में से 4 पे शॉर्ट नोट लिखना है। सेक्शन 143(1) का शॉर्ट नोट्स मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं बेटा, वही लिखाना है, कौन सा एडजस्टमेंट होता है, जो आपका इंटीमेशन होता है सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन, वो वाला है, सेम टू सेम बात आपकी। आईसीडीएस का अकाउंटिंग पॉलिसी पे एक शॉर्ट नोट है बच्चों, रिवाइज रिटर्न पे शॉर्ट नोट है, पर यहाँ पर एरर है बच्चों। एरर क्या है कि इन्होंने क्या कर रखा है, 1 ईयर, ये वर्ड गलत लिख दिया इसने, तो काट लेना मेरे साथ साथ, ये 1 ईयर थोड़ी होगा, ये एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है बेटा, बस ये वर्ड काट देना, ये वर्ड काट देना, देखो जो मैंने काटे हैं ना, ये वर्ड काट देना, अब सही है। बाकी द टाइम लिमिट फॉर एनी टाइम बिफोर एक्सपायरी ऑफ एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर ऑन बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, एकदम परफेक्टली सही है, ठीक है। फिर चैरिटेबल पर्पज बता रखे बेटा, फिर से वही बात कहूंगा मैं, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है बच्चों। ये सीएमए फाइनल में आप पढ़ोगे, सीएमए फाइनल के अंदर जब वहां पर आपको चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में बताया जाएगा। तो अब इसके बाद में सेक्शन डी आएगा बेटा, सेक्शन डी कंपलसरी क्वेश्चन वाला है, 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों के दोनों आपको करने पड़ेंगे, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। और इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, पर ये क्वेश्चन किस तरह से बना रखा है बेटा, ये पूरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया, अगर इसको मैं सोल्व करने लगूंगा तो पूरा का पूरा 1.5 घंटा मुझे लगेगा, क्लास में घंटा भर तो लग ही जाएगा। तो 1 घंटा क्योंकि मैं खुद सोल्व नहीं करूंगा, समझा के सोल्व करूंगा तो टाइम लगेगा। तो वैसे ये क्वेश्चन ठीक है, चेक करा है मैंने। और इसके क्या होंगे, अब देखो पार्ट्स बने हैं, पहले क्या पूछ लिया आपसे, एचआरए पूछ लिया, सैलरी का एचआरए वाला निकाल लिया 2 नंबर में। फिर आपसे क्या पूछ लिया बच्चों, इन्होंने परकेजिट्स पूछ लिया, मोटर कार वाला, ठीक है ना, डायग्राम याद अपना क्लास में बनाया था अपन ने। और फिर उसके बाद में क्या, मेडिकल जो परकेजिट्स होते हैं आपके टैक्सेबल परकेजिट्स, उसमें क्या क्या रहेगा वो आपसे पूछ ली बातें, ठीक है। और फिर आपसे रिक्वायर्ड टू कंप्यूट जीटीआई, फिर जीटीआई के कंप्यूटेशन आपसे पूछ लिया। तो ऐसे टुकड़े कर दिए बेटा क्वेश्चन के, ऐसे 10 नंबर बना दी। ऐसे अगला क्वेश्चन है आपका, और इसमें भी इसने टुकड़े बना दिए और आप अलग अलग चीजें पूछी, डेप्रिसिएशन पूछ लिया एक में मोटर कार का वैल्यूएशन पूछ लिया आपने, डब्ल्यूडीवी वगैरह कैसे निकलेगी उसकी, और एक पीजीपी का पूरा क्वेश्चन है बच्चों, ये म्युनिसिपल टैक्स, ये आपका हाउस प्रॉपर्टी का पूछ लिया, और फिर आपसे जीटीआई पूछ ली, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बना रखा है इन्होंने, ठीक है बच्चों। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन जिसके टुकड़े बना दिए। सबसे अच्छी बात क्या लगती है मुझे, सबसे अच्छी बात है कि अब सीएमए में कुछ इंप्रूवमेंट किया इन्होंने, हालांकि कुछ एरर है पर वो ठीक है, अपने इसको इग्नोर कर सकते हैं, एरर को हमने ठीक कर लिया एरर को साथ साथ में, पर कुछ जो क्वेश्चंस वगैरह इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है, अब वो आउट ऑफ सिलेबस भी है, वो भी हम इग्नोर करते हैं अगर इस पार्ट को। तो अच्छी बात क्या है, अब सीएमए इंस्टीट्यूट क्या चाहता है कि बच्चा पढ़ाई करे। अब वो दिन चले गए बच्चों जो आप क्या करते थे, किताब की कुछ क्वेश्चन आपने रट लिए और आप पास हो गए। अब सीएमए इंस्टीट्यूट की भी वैल्यू है, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस बनेंगे अब आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आप सोच रहे हैं कि एग्जाम दे दें तो नहीं होगा, आपने सोचा कि बीकॉम बेस पर हम एग्जाम दे आए तो भी नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, तभी आप क्या करेंगे, इसको पास कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने वीडियो आपको पूरा बना के दिया मॉक टेस्ट पर, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो उस पर कमेंट जरूर करना बेटा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे हम, तो आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।